नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लगभग जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट है आज का, वो है केमिस्ट्री का। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो है केमिस्ट्री का। पहले थोड़ा सा अब इसका कुछ सिलेबस समझ लेते हैं। पैटर्न कैसे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो लिखित एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे कि लिखित एग्ज़ाम कहने का मतलब है कि फिजिक्स का जो लिखित एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का फिजिक्स का होता है दोस्तों, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री और बायो, इन सभी का लिखित एग्ज़ाम 70-70 नंबर के होते हैं और 30-30 नंबर का सबका प्रैक्टिकल होता है। तो 70 नंबर का जो लिखित एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसका 50% अर्थात 35 नंबर जो होता है वो इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है, MCQ रहता है। जो हमारा पहले 35 MCQ हुआ करता था, अब इस ईयर अर्थात 2021 में दोस्तों इसकी कुल संख्या डबल हो जाएगी। जो 35 क्वेश्चन होता था ऑब्जेक्टिव, अब वो हो जाएगा टोटल 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन, ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन रहेंगे 70, लेकिन आपको बनाने होंगे मात्र 35 ही प्रश्न बनाने होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि ऊपर से यदि आप क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, ऊपर से 35 क्वेश्चन को जांचा जाएगा। ऊपर से 35 जहाँ पुर जाएगा दोस्तों, उसके नीचे के क्वेश्चन को जांचा नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, तो ऊपर से क्वेश्चन बनाते समय हमेशा 35 क्वेश्चन ही सही बनाएं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा बना लिया जाए और पता चला कि ऊपर से 35 गिनने पर जो क्वेश्चन बनाए गए उसमें अधिकांश क्वेश्चन गलती है और नीचे वाला सही है, तो ये क्वेश्चन जांचे नहीं जाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन बनाएं वो बिल्कुल सही बनाएं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन, इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो आप जानते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन मैं बोल देता हूँ, आयनिक, बी में सहसंयोजक, सी में आणविक और डी में धातुई। तो आप जानते हैं जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, वो सहसंयोजक ठोस होता है, अर्थात कोवैलेंट सॉलिड होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी। तो आप जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है सहसंयोजक ठोस हैं, तो इसलिए एक का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित कहने का मतलब होता है दोस्तों कि आपको पूछ रहा है BCC क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है परमाणु की संख्या। तो आपको पता होगा कि टोटल कोना पर मिलाकर एक परमाणु होते हैं और बॉडी के सेंटर में एक परमाणु होते हैं, टोटल मिलाकर के 2 परमाणु होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 के ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है दोस्तों ये मॉडल पेपर में BCC दिया हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में FCC पूछ दे या तो सिंपल क्यूबिक पूछ दे। तो ध्यान रहे कि FCC में टोटल परमाणु होता है, FCC में दोस्तों ध्यान रहे कि FCC में टोटल 4 होता है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 परमाणु होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म है। विलयन का कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। जो पहला कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है वो RLVP है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, पहला है दोस्तों, पहला हो गया ये। दूसरा है, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP। जो तीसरा है दोस्तों वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा है, इधर हम लिखते हैं चौथा जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, OP। तो ये 4 जो है विलयन के कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। देखिए, पहला कह रहा है घनत्व, जो कि नहीं है। द्रव्यमान, ये भी नहीं है। क्वथनांक का उन्नयन, हाँ ये है, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
ये बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो इसमें मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा उत्पन्न करेगा दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रहे, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या तो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पूछता है तो उसमें आप आयन की संख्या देखिए कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो सबसे अधिक आयन डोनेट करेगा। तो आप देख रहे हैं पहला K2SO4 को, आप देखिए देखिए ध्यान दीजिए, जो K2SO4 है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो इसको यदि हम सब आयन में अलग अलग करेंगे तो 2 पोटासियम आयन देगा, 2 पोटेशियम आयन देगा दोस्तों, ध्यान रहे, और सल्फेट आयन एक सल्फेट आयन देगा। तो हम कह सकते हैं इसमें टोटल आयन की संख्या सल्फेट 1 और 2 पोटासियम टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो ये जो है दोस्तों ध्यान रहे 3 आयन देगा। NaCl 2 आयन देगा। और आप जानते हैं यूरिया जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये एक भी आयन नहीं देगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आयन में टूटेगा ही नहीं, ये आयन में नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये एक ही रह जाएगा। और ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा तो एक ही रह जाएगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर जो होने वाला है वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से, 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो आप जानते हैं कि द्रवित NaCl को जब हम इसमें करंट देंगे तो Na पर प्लस होता है दोस्तों और क्लोरीन पर माइनस होता है। हाँ, एक चीज़ बात ध्यान में रहे, एक कह रहा है द्रवित NaCl, इस बात को हमेशा ध्यान रहे। यदि ये जलीय NaCl कहता तो यहाँ प्रॉब्लम, जलीय कहने का मतलब मेरा ये है कि NaCl का जलीय विलयन होता। तो ध्यान रहे, इस पॉइंट को ध्यान देना है। ये कह रहा द्रवित NaCl अर्थात मोल्टेन NaCl ऐसा रहता है तो केवल NaCl होता है, तो Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। आप जानते हैं कैथोड जो होता है, कैथोड निगेटिव होता है जो कैथोड होता है, जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड होता है। तो हमेशा देखिए जो सोडियम रहेगा वो हमेशा कैथोड पे जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की ओर जाता है और माइनस प्लस की ओर जाता है। इसका मतलब एनोड पर क्लोरीन जाएगा, कैथोड पर सोडियम जाएगा। अब हमारा प्रश्न जो कह रहा था उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा था कि NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होगा, माने निगेटिव पर कौन जाएगा, तो हमेशा सोडियम ही जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव है ना, इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ऑक्सीकरण विभव दिया गया है, देखिए ऑक्सीकरण विभव दिया गया है और अवकरण विभव पूछा गया है। तो कोई बात नहीं है, इसका वैल्यू तो वही रह जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों। जो प्लस 0.76 वोल्ट है वो माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, 7वां नंबर प्रश्न, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न से दर्शाया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो है सुक्रोज है और सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में प्रदान करता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे छोटा अणु होता है दोस्तों, ये अब और ज़्यादा टूट नहीं सकता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो रिएक्शन है एक, इसका कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो आप H2O देख रहे हैं दोस्तों, ये X को एक्सेस मात्रा में ली जाती है, अत्यधिक मात्रा में ली जाती है। इसलिए इस पूरी रिएक्शन जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है इस पे C12H22O11 पर निर्भर करती है दोस्तों। इसका मतलब है कि देखने में तो लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहना भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहना चाहिए, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया का वेग
निम्नांकित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि a पर पावर 2 है और b पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो टोटल जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा 3, इसलिए अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 3। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए सही है, बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। यदि कोई कोलाइड है, मान लिया जाए कोई कोलाइड है, इसमें हम करंट दे रहे हैं, मान लिया जाए दोस्तों, देखिए ये प्रखनली है, इस प्रखनली में क्या है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है इस टाइप से, समझिए। इसमें आप करंट देते हैं, करंट देने के बाद होता क्या है कि इधर करंट दिया गया है तो कोलाइड का कण जितने भी इधर आ जाते हैं, इसका मतलब है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है, तो ध्यान रहे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 10वां नंबर प्रश्न। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, तो उसे हम कहते हैं और अयस्क कहते हैं दोस्तों। किसी भी धातु के अयस्क से धातु यदि आसानी से निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं धातु का वो अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त होता है। ये जो साइनाइड विधि है दोस्तों, इससे कौन सा धातु प्राप्त करते हैं, ये भी एक मेटलर्जी का ही एक पॉइंट है, साइनाइड विधि। तो उससे हमेशा या तो सोना, गोल्ड या तो सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो देखिए साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है क्रोमियम, तो ये गलत है, कॉपर ये भी गलत है, एल्यूमिनियम ये भी गलत है, बस सही है तो सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिल्वर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो याद रहे दोस्तों कि हाइड्रोजन बंधन बनाता कौन है, तो एक FON, फोन नहीं है, FON, बात को ध्यान में रखिएगा। F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। जहाँ पे ये तीनों रहेंगे, कह सकते हैं ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं हमेशा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन ही बनाता है, FON। तो ध्यान रखिए, देखिए इसमें भी N आ गया तो ये जो है हाइड्रोजन बंधन बनाएंगे, H ये भी बनाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, और D देखिए इसमें फ्लोरीन आ गया, ये भी बनाएगा। इसका मतलब हमारा प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि S8 और सल्फर का जो अणु होता है दोस्तों S8 होता है, तो S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है दोस्तों, तो देखिए ध्यान रहे कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और इसमें और कोई दूसरा तत्व उपस्थित ना हो, इसका मतलब होता है कि उस अणु में जो उपस्थित परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। यदि कोई भी तत्व, कोई भी अणु केवल उसी का फॉर्मूला अपने फॉर्मूला के रूप में रहता हो तो उसका कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलता, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाता है और 0 ही होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो सबसे प्रबल अम्ल कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है दोस्तों। तो देखिए ध्यान रहे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो आसानी से, ध्यान रहे कोई भी एसिड जो आसानी से H+ आयन डोनेट कर देता है उसी को हम प्रबल अम्ल कहते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं कि HF में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बंधन। क्लोरीन भी जो है, हालांकि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कमज़ोर है, लेकिन सबसे कमज़ोर जो बंधन बनाता है दोस्तों HI। इसके पीछे कई कारण हो जाते हैं, साइज का भी कारण होता है। फ्लोरीन का साइज, HI कहने का मतलब होता है HI में जो होता है आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिस आयोडीन का जो साइज होता है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा होने के कारण क्या होता है कि इससे आसानी से, ध्यान रहे HI जो है इसमें आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। क्योंकि आप जानते हैं यदि हम हाइड्रोजन फैमिली को लिखें तो सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है, उसके नीचे ब्रोमीन होता है और उसके नीचे आयोडीन होता है। तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, आप पीरियोडिक टेबल में ऐसा पढ़ा होगा।
तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा साइज होने के कारण जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों एच के साथ वो कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने के कारण क्या होगा कि वो आसानी से आई से एच जो है रिलीज हो जाते हैं और एच प्लस प्रदान करता है। तो कहते हैं कि जो कोई भी पदार्थ जो एच प्लस जल्दी से डोनेट करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु तंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। जो गोताखोर होता है दोस्तों, जो समुद्र के नीचे जाता है, वो अपने सिलेंडर में कौन सा गैस भर करके ले जाता है। तो उसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रहे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही ले जाता है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत कहाँ है। तो संक्रमण तत्व कहने का मतलब होता है दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो इसका डी ब्लॉक में ही है। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो होता है बायां तरफ और उसके बीच में जो नीचे जो घर होता है दोस्तों, इसी को हम डी ब्लॉक कहते हैं, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। तो ये डी ब्लॉक होता है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी का सदस्य नहीं है। प्रथम संक्रमण तत्व, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि प्रथम संक्रमण तत्व दोस्तों ये स्कैंडियम से शुरू होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इतना सारा जो है दोस्तों फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। प्रथम संक्रमण तत्व के प्रथम संक्रमण तत्व है, प्रथम सीरीज है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं क्रोमियम, अब ध्यान दीजिए हमारे अपने ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि क्रोमियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है। इसका मतलब है दोस्तों कि मैग्नीशियम जो होता है इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों वो सामान्यतः किस दो परमाणु में देखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे कि वो है जिरकोनियम और हॉफनियम। जिरकोनियम और हॉफनियम जो होता है इसमें इसका बहुत प्रभाव देखा जाता है। जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका बहुत प्रभाव देखा जाता है। क्या देखा गया दोस्तों कि जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज होता है लगभग बराबर हो जाता है। क्यों बराबर होता है, तो उसके पीछे एक केमिस्ट्री का एक फिनोमेना होता है, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ध्यान रहे कि जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज हो जाता है इस घटना के कारण बराबर हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। डायामैग्नेटिक कौन है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रहे डायामैग्नेटिक निकालने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो आप देखिए दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए जस्ता जो है इसका जो होता है दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट बता देते हैं, हमारा आंसर जस्ता होगा। क्यों होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जस्ता का यदि जिंक जो होता है रियली में इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि +2 है। इसका मतलब ये होगा कि जस्ता पर +2 आने का मतलब है कि इसमें 28 इलेक्ट्रॉन ही रहे होंगे। तो आप जानते हैं यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन को लेके लिखे तो ऑर्गन 18 तो लिखा गया, अब 4s और 3d। तो आपको पता है कि 3d में जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों अभी कितना होगा, तो 3d में मात्र जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 10 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली हो गया होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जो अनपेयर्ड है, माने सिंगल है। अनपेयर्ड रहता तो ये अनुचुंबकीय होता अर्थात पैरामैग्नेटिक होता, लेकिन सभी क्या है जोड़ा में है, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कौन है जो प्रतिचुंबकीय है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान रहे 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जटिल आयन CuNH3 का होल 4+2 की संरचना वर्ग तलीय है। याद रहे यहाँ दे दिया है, बहुत हेल्प कर दिया है कि स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग तलीय है। तो हमको बताना है, देखिए जब ऐसा दे दिया गया हो क्वेश्चन में तो सीधा आप आइए कोऑर्डिनेशन नंबर पे। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब देख रहे हैं NH3
4 गो है और सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और 4 होगा दोस्तों, 4 गो ऑर्बिटल आपको रखना है। तो हो सकता है कि आप sp3 को समझें, दो दो इसमें कंडीशन बनता है, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं जब sp3 होता है तो इसका जो संरचना होता है वो टेट्राहेड्रल होता है दोस्तों, याद रहे ये टेट्राहेड्रल होता है। जब dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो हमारा क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ध्यान दीजिए कि जटिल आयन CuNH3 का होल 4+2 की संरचना वर्ग तलीय है, स्क्वायर प्लेनर दे दिया है। इसका मतलब हमारा जो प्रसंकरण होगा दोस्तों ये वाला होगा, dsp2 होगा। तो देखिए अपना ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हम देख रहे हैं dsp2 ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है PT, ध्यान दीजिए PT C2H4Cl3, एक मैंने कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, इसमें प्लेटिनम का क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या वो निकालना है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। आप देखिए कहने का मतलब इस प्रश्न को हम ऐसे लिखते हैं PT, ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से हम लिख देते हैं PT C2H4Cl3 पर एक माइनस है, तो इसको हम निकालेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है, आप इसको x मान लें। आपको पता है ये C2H4 इथीन गैस को कहते हैं, इस पर कोई प्लस माइनस होता नहीं है तो 0 हो जाएगा। और क्लोरीन पे पता है कि 3 माइनस होता है। आप पूरे कॉम्प्लेक्स पे देखिए तो 1 माइनस है तो बराबर 1 हो जाएगा, -1। इसको हम हल करें तो x बराबर हो जाएगा -1, उधर हो जाएगा बराबर को उस तरफ, बराबर को उस तरफ यदि -3 को ले जाया जाए तो +3 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो +2 आएगा आंसर हमारा। इसका मतलब x का मान +2 आया, माने प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +2 होगा। तो देखिए ऑप्शन में हम ढूंढते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ध्यान रहे ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का है एक कंपाउंड, तो 1 2 3 और 4 कार्बन का है। अब देखना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी का मतलब होता है वैसा कार्बन जो बगल से 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको सेकेंडरी कहते हैं। जैसे कि इसको देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कहने का मतलब है देखिए ये जो कार्बन है मात्र डायरेक्ट एक इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। ये भी देखिए इस साइड वाला ये भी 1 डिग्री है, बीच वाला दोनों जो है दोस्तों ये इस कार्बन को देखा जाए तो इसका एक कार्बन भी देखिए तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, सब 2 2 डिग्री है। और जो 1 डिग्री होता है उसको प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, जो 2 डिग्री होता है उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं दोस्तों, जो 3 डिग्री होता है दोस्तों उसको हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। तो हमें कह रहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड माने जो क्लोरीन है वो ब्यूटाइल वो क्या है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि ध्यान रहे दोस्तों, आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं क्लोरीन को या तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, बात एक ही होगा। अब इसका नाम लिखना है तो आप एक चेन बनाते हैं, नाम लिखते हैं, काउंटिंग कहाँ से करते हैं जिधर से ब्रांच पहले मिलता हो, 1 2 3 4। इसका नाम लिखेंगे देखिए 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो हमारा सही ऑप्शन में अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ है, देखिए 2 क्लोरो ब्यूटेन ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में विभेद करते हैं। तो ऐसे देखा जाए दोस्तों तो ऑक्सीकरण विधि से भी करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट विधि से भी करते हैं, विक्टर मेयर विधि से भी करते हैं। यदि डिटेल आपको देखना है दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल। देखिए यहाँ पर विक्टर मेयर विधि दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए विक्टर मेयर विधि में मैं बताया हूँ विक्टर मेयर विधि से कैसे करते हैं। देखिए ये जो प्राथमिक अल्कोहल कहने का मतलब है ये वैसा कार्बन से जुड़ेगा जो 1 डिग्री कार्बन होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन जुड़ेगा तो इसको प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। आप ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल को ये जो विक्टर मेयर टेस्ट होता है दोस्तों इसको हम RVW टेस्ट भी कहते हैं। ये जो है इस पदार्थ के साथ जो आप देख रहे हैं P+I2 इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो हम समझते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये पहचान एक तरह से हो जाता है, विभेद कर देते हैं। ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को
यदि हम इसके साथ रिएक्शन कराएं तो ये बुल्लू हो जाता है। और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, जिसको हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, ये वाइट हो जाता है। तो हम तीनों को विक्टर मेयर टेस्ट अलग अलग कर सकते हैं, मैंने तीनों को हम विभेद कर सकते हैं। इसे हम RVW टेस्ट इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पहला रेड हो जाता है, दूसरा ब्लू हो जाता है, तीसरा वाइट होता है, इसलिए RVW भी कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला जो टेस्ट है उस पर बताते हैं आपको। अगला टेस्ट देखिए, ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास एक तरह का पदार्थ होता है। ल्यूकास एक आदमी का नाम है दोस्तों, जो एक रिएजेंट के बारे में बताया है, एक पदार्थ के बारे में बताया है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल, यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिया 1 डिग्री अल्कोहल, समझिएगा प्राथमिक अल्कोहल है। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है दोस्तों, इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ गर्म कीजिएगा तो ये बड़ी जल्दी से, देख रहे हैं यहाँ पे, तीव्रता से एकदम धुंधलापन आ जाएगा, कुहासा के जैसा आ जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल को गर्म कीजिएगा तो मंद गति से धीरे धीरे धुंधलापन आता है, लगभग टाइम लग जाता है 5 से 10 मिनट। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, लेकिन आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में देख रहे होंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है, इसको यदि आप गर्म कीजिएगा ल्यूकास रिएजेंट के उपस्थिति में, तो ये इसमें धुंधलापन उत्पन्न होता ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विक्टर मेयर से भी अलग कर सकते हैं तीनों अल्कोहल को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को ल्यूकास रिएजेंट से भी अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे हमारा, इसलिए ध्यान रहे दोस्तों कि हमारा जो यहाँ आंसर होगा, देखिए पहला कह रहा ऑक्सीकरण मेथड, ये ऑक्सीजन के द्वारा भी करते हैं। ऑक्सीकरण मेथड बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ऑक्सीकरण मेथड, दूसरा हो गया ल्यूकास रिएजेंट मेथड, विक्टर मेयर मेथड। ये तीनों मेथड के द्वारा हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरा डी है, वो सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो उसको होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक कहने का मतलब होता है दोस्तों बेहोशी करने की दवा। वो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग पहले किया जाता था, हालांकि अब नहीं होता क्लोरोफॉर्म का उपयोग, क्योंकि इससे काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न करा कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? हालांकि देखिए दोस्तों इसका मैं डिटेल आपको चलिए बता ही देता हूँ कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने अभी बनाया है कि कैल्शियम एसीटेट है। आप देख पा रहे हैं कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COO पे 1 माइनस होता है, इसलिए कैल्शियम के साथ जोड़ना है तो आपको 2 लेना पड़ेगा। जब इसको हम गर्म करते हैं दोस्तों, इसका रियली आपको रिएक्शन देखना, तो देखिए इसका नीचे मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ, देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि होता क्या है, जब गर्म करने पर क्या होता है, देखिए इतना बड़ा, ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा पार्ट जो है टूट कर अलग हो जाता है। तो देखिए देखिए यहाँ पे CaCO3, तो एक माइनस हो जाता है CaCO3 दोस्तों, एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। बाकी जो बचता है क्या, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट बचा हुआ ये वाला, ये दोनों बच जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, कीटोन बनाता है। देखिए ये जो है आपस में जुड़ करके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जुड़ कर कीटोन बनाता है। यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए ध्यान दीजिएगा, CH3COO, ये वाला ऊपर वाला पार्ट और नीचे CH3, ये कीटोन है। इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनोन कह सकते हैं, या तो इसे एसीटोन भी कहा जाता है। तो हमारा देखिए ये एसीटोन भी है, या तो इसे प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन में सही आंसर, ऑप्शन में देखिए जो 25 नंबर का ऑप्शन सी नंबर सही दिख रहा है, एसीटोन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 में बड़ा आसान क्वेश्चन है। अल्कोहल का क्रियाशील समूह, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो OH होता है, तो सब जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? जैसे एक पहले क्या था अल्कोहल, तो अल्कोहल का विभेद आप देख रहे थे विक्टर मेयर विधि, उसके बाद था ल्यूकास रिएजेंट मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड कीटोन में अलग अलग करता है दोस्तों? तो याद रहे इसमें एक विलयन होता है, उसका नाम होता है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलयन। ये क्या करता है, जो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो एल्डिहाइड रहता है, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों में विभेद करता है। अब कैसे विभेद करता है, तो एल्डिहाइड के साथ जब इसको मिलाते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट देता है, इसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका टेस्ट निगेटिव आता है। तो हम कहते हैं कि ये जो है एल्डिहाइड है, ये जो है कीटोन है, माने अलग अलग कर दिया जाता है उसको। तो अलग अलग किससे किया जाता है? तो ऑप्शन आप देखिए फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये काफ़ी सिंपल है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक समूह कौन है? तो प्राइमरी एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 होता है दोस्तों। ठीक, ये हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तनु एवं क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहते हैं? तो देखिए तनु एवं अल्प क्षारीय जो KMnO जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो अल्प क्षारीय घोल होता है दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले बेयर ने बताया। बेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, इस कारण से उससे जो कंपाउंड के बारे में बताया उसका नाम ही हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, बेयर अभिकर्मक उसका नाम हो गया, बेयर अभिकर्मक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो इसका हम यदि आपको दोस्तों, चलिए रिएक्शन आपको मैं बता देता हूँ, इसका रिएक्शन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह देखिए फिनॉल है। अब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ क्या किया गया है? गर्म किया गया है। तो ध्यान दीजिए, जस्ता चूर्ण के जब साथ गर्म कीजिएगा तो ये जो है दोस्तों, ये जो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ ऐसे, ये जो फिनॉल के पास जो ऑक्सीजन है ये जो है रिलीज कर जाता है और जिंक के साथ मिल जाता है और बनाता है ZNO, और ये जो बच जाता है केवल बेंजीन हमारा बच जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो ध्यान दीजिए कि वो क्या होगा। जैसे कि आप रिएक्शन को देख लें दोस्तों कि फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। तो ध्यान रहे, ये बेंजीन हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि कार्बोजेलिक समूह का, कार्बोजेलिक जो अम्ल होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो COOH है। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि जो 30 तक मैं बता दिया हूँ प्रश्न को, 30 तक हमारा क्वेश्चन बन गया है। 31 से आगे जो है एक दूसरा वीडियो बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।